गाइस, मेरा नाम है इस्लाम खान और आप देख रहे हैं इंडियन रिएक्शन। तो गाइस, आज की यार वीडियो बड़ी ही शॉकिंग है क्योंकि मैंने जब इसको मुझे नहीं पता था कि नेपाल में ये भी कुछ चल रहा है, और जब मैंने इस वीडियो को टाइटल देखा तब मुझे बड़ा शौक लगा। तो इस वीडियो का टाइटल है व्हाई इज नेपाल इकोनॉमी कोलैप्सिंग। ये मुझे नहीं पता था कि नेपाल में भी संकट आ चुका है, ये मुझे फर्स्ट टाइम पता चला। तो अब इसके बारे में डिटेल से वीडियो गेट से चलाएगी, तो चल के देखते हैं क्या रीजन है, किस वजह से नेपाल में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है। तो चल के देख लेते हैं वीडियो। लेकिन आप उससे पहले नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चल के देखते हैं वीडियो, फिर करेंगे उस पर बातें। तो लेट्स प्ले। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और आज की तारीख में क्या नेपाल अगला श्रीलंका बन रहा है? बिकॉज वहां का इन्फ्लेशन रेट 7.14% है, उनके फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ 6 महीने के ही बचे हैं, पेट्रोल प्राइस 150 रुपीज पर लीटर पहुंच चुका है। वहीं के न्यूज़पेपर काठमांडू पोस्ट ने ये क्लियरली बताया है कि नेपाल इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। और ऐसे सिचुएशन में रिसेंटली चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने नेपाल विजिट किया था। तो क्या पाकिस्तान और श्रीलंका के जैसे इस बार भी चाइना अपॉर्चुनिस्टिक पैरासाइट बनने का प्लान कर रहा है? वेल, let's find out. Now, another neighbor of India could be struggling, Nepal. A recent decision by Kathmandu has captured the attention of the world. Nepal government recently banned the import of luxury items. भारत के उत्तर में एक नया श्रीलंका तैयार हो रहा है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि नेपाल में आज की तारीख में चल क्या रहा है। नेपाल में आज की तारीख में 4 मेजर इश्यूज चल रहे हैं। नंबर 1, हाई इन्फ्लेशन रेट। पिछले एक साल में ही नेपाल का इन्फ्लेशन रेट 3.03% से 7.14% हो चुका है। मतलब आज वहां पर बेसिक फूड आइटम्स 100 रुपीज पर किलो का रेट क्रॉस कर चुके हैं। इशू नंबर 2, डिप्लीटिंग फॉरेक्स रिजर्व्स। फॉरेक्स का मतलब होता है देश में मौजूद फॉरेन करेंसी जिसके हेल्दी रिजर्व्स होने से किसी भी देश का इंटरनेशनल ट्रेड आसान हो जाता है। नेपाल का वही फॉरेक्स रिजर्व कम होते चले जा रहा है, और कम से मेरा मतलब है पिछले एक साल में उनका पूरा फॉरेन रिजर्व 18.5% से गिर गया है। यानी कि नेपाल अगर पाई बचाकर भी सरवाइव करने की कोशिश करेगा तो भी वो रिजर्व सिर्फ 6 से 7 महीने तक ही लास्ट मतलब ये साल। इशू नंबर 3, हाई इंपोर्ट्स। नेपाल एक इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है, और जहां पर 2021 में नेपाल अपने एक्सपोर्ट से 8.6% ज्यादा चीजें इंपोर्ट करता गया। इस करंट क्राइसिस के चलते 2022 में नेपाल का वही रेशियो 11.3% तक चला गया। इशू नंबर 4, डिक्लाइनिंग रेमिटेंस। फॉरेन में रहने या काम करने वाले लोग जब भी अपने होम कंट्री को पैसे भेजते हैं तो उसे रेमिटेंस कहते हैं, और 2018 में नेपाल के पूरे जीडीपी का 25% हिस्सा तो सिर्फ रेमिटेंस है। बट वही रेमिटेंस 2021 फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट मंथ से ही 18% गिर चुका था। सो या वी कैन से कि ये 4 इश्यूज नेपाल में जो है वो कोई मेजर से कम इश्यूज नहीं है। पर यहां पर सवाल यह आता है कि इतने सारे इश्यूज एक साथ नेपाल में अचानक से कैसे अगर आप नेपाल के कंडीशन को क्लोजली स्टडी करोगे ना तो आपको पता चलेगा ये एकदम से खड़े नहीं हुए, बल्कि इनके पीछे 4 मेजर रीजंस हैं। नंबर 1, कोविड पैंडेमिक। अब बाकी कंट्रीज की तरह नेपाल के इकोनॉमिक क्राइसिस की स्टोरी भी कोविड पैंडेमिक से ही जिसमें नेपाल मेजरली 2 क्राइसिस से लड़ रहा था। नंबर 1, द रेमिटेंस शॉर्टेज। कोविड पैंडेमिक के चलते नेपाली सिटीजन अब्रॉड और लोकली जॉबलेस हो गए, और जैसे ही अब्रॉड से लोग जॉबलेस होने लगे कंट्री में फॉरेन करेंसी आना बंद हो गया। एंड नॉट ओनली दिस, फॉरेन रिजर्व्स के रुकने का एक और एक मेजर रीजन टूरिज्म भी था। ये सेक्टर टोटल फॉरेक्स रिजर्व्स में 5% कंट्रीब्यूट करता था, और इसके बंद हो जाने के बाद 3500 टूरिज्म डिपेंडेंट एंटरप्राइजेस का बिजनेस बंद हो गया और लोग जॉबलेस हो गए। नंबर 2, इंपोर्ट्स इंक्रीज। अकॉर्डिंग टू नेपाल राष्ट्र बैंक, एक ही मंथ में नेपाल का ट्रेड डेफिसिट 70.6% हो गया, यानी इनका इंपोर्ट 70.6% हाई था एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट, जिसकी वजह से कंट्री के फॉरेक्स रिजर्व्स कम हो रहे थे। अब ऐसा किसी देश के लिए अच्छा नहीं है, और एग्रीकल्चर इकोनॉमीज के साथ अक्सर ऐसा होता है। अब बात करते हैं नेपाल के क्राइसिस के रीजन नंबर 2। यूक्रेन। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नेपाल के इंपोर्ट्स में सबसे मेजरली इंपोर्टेड आइटम है। सिंपल शब्दों में नेपाल यहां पर पेट्रोलियम का डिमांड उसे इंपोर्ट करके फुलफिल करता है। बट इस साल रशिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते नेपाल का रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुआ, और इस वजह से वहां पर फ्यूल कॉस्ट आसमान छूने लगे, और इससे नेपाल को महंगे रेट्स में ऑयल को खरीदना पड़ा, बट साथ ही में नेपाल में इन्फ्लेशन भी बढ़ता चला गया। और पेट्रोलियम
पेट्रोलियम प्राइसेस के बढ़ने से इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा? वेल, आप उसका जवाब जानते हो, अगर नहीं जानते तो हमारे इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हो। वेल, मार्केट में मिलती हर आइटम, हर ग्रोसरी, हर फूड स्टफ की सप्लाई चेन ट्रांसपोर्टेशन के लिए पेट्रोलियम तो जरूरी है, राइट? सो ऑब्वियसली पेट्रोलियम महंगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा और एंड यूजर तक पहुंचने वाला प्रोडक्ट भी महंगा एज अ रिजल्ट। और ऐसे ही करके ये फिस्कल क्राइसिस नेपाल को जकड़ते जा रहे थे। बट यू नो व्हाट, सिर्फ रशिया, यूक्रेन या कोविड पैंडेमिक ही नेपाल के इस हालत के लिए जिम्मेदार नहीं है। एक और एक रीजन था which played a big role. Reason number 3, government and central bank mismanagement. December 2021, जहां नेपाल में पहले से ही फिस्कल क्राइसिस दिखना शुरू हो गए थे, वहां नेपाल के फाइनेंस मिनिस्टर जनार्दन शर्मा को नेपाली इकोनॉमी एकदम सही नजर आ रही थी। उनका तो यह तक कहना था कि नेपाल की इकोनॉमी अपने 7% के ग्रोथ टारगेट्स को आराम से अचीव भी कर लेगी। लेकिन नेपाली इकोनॉमी के टर्मोइल में होने के हिंट्स फाइनेंस सेक्रेटरी ट्विटर पर यह पोस्ट डालकर दे रहे थे। बट वो लेट थे, क्योंकि नेपाल को लिक्विडिटी क्राइसिस ने पहले ही जकड़ लिया था। लिक्विडिटी क्राइसिस यानी नेपाल में बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में पैसों की कमी हो रही थी, जिसे अट्रैक्ट करने के लिए बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट्स को 10.5% से 11.3% पर बढ़ा दिया। लेकिन इसके बाद भी लोग बैंक्स में अपने मनी डिपॉजिट नहीं कर रहे थे। प्लस इससे लोन्स भी महंगे हो गए, व्हिच लेड टू लेस बोरोइंग, और ये एक डोमिनो इफेक्ट बनता चला गया। और इन सब की वजह दो चीजें थी। नंबर 1, अनरेगुलेटेड क्रेडिट देना जो बोरोवर्स वापस नहीं कर सके, और नंबर 2, बैंकिंग सिस्टम में मनी डिपॉजिट का कम होना। इस मिसमैनेजमेंट के चलते फाइनेंस मिनिस्टर ने सारा झूठा इल्जाम सेंट्रल बैंक के गवर्नर पर डालकर उन्हें सस्पेंड कराया, जिसकी एक अलग ही पॉलिटिकल स्टोरी है। मगर वील जस्ट मूव ऑन टू रीजन नंबर 4 कि नेपाल की ऐसी हालत क्यों है। रीजन नंबर 4, करप्शन। नेपाल इतनी छोटी कंट्री होने के बावजूद वहां काठमांडू में रेट्स 90 मिलियन रुपीस यानी $750,000 पर 33 स्क्वायर मीटर्स है। जहां पर इतने ज्यादा रेट्स होने के पीछे एक्यूज किया जाता है वहां के बैंक्स को, क्योंकि नेपाल में अनरेगुलेटेड प्रॉपर्टी लोन्स दिए जाते हैं। और फरवरी 2022 तक 516 बिलियन रुपीस के लोन्स दिए गए हैं, जिसमें से 16% ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज और रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस के लिए यूज होते हैं। और यहां तक कि एग्रीकल्चरल लोन्स भी रियल एस्टेट परचेज के लिए ही डाइवर्ट होते हैं। इतना सब होने के बावजूद भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। वेल, वो करेंगे भी क्यों? क्योंकि उनके सेंट्रल बैंक गवर्नर से लेकर मिनिस्टर्स तक की प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट लिमिट से ज्यादा है। और इन्हीं सारे रीजंस की वजह से नेपाल श्रीलंका बनने की राह पर चल रहा है। बट यहां पर सवाल यह उठता है कि नेपाली गवर्नमेंट नेपाल को इस क्राइसिस से बचाने के लिए आखिर मेजर्स क्या ले रही है, कर क्या रही है? वेल, वो इंपोर्ट बैन कर रहे हैं। नेपाल की अपनी फॉरेन करेंसी को बचाने के लिए कुछ चीजों के इंपोर्ट्स पर टेम्पररी बैन लगा दिया गया है, like import of cars, luxurious goods, whiskey, tobacco and other goods. In fact, commercial banks भी per day बस 10 किलो ही गोल्ड इंपोर्ट कर सकते हैं, not more than that. और ये बैन 26 अप्रैल 2022 से इफेक्ट में आ चुका है and it's going to last till mid July 2022. प्लस फॉरेन करेंसी को बचाने के लिए नेपाल में पेट्रोल के यूसेज पर भी कुछ स्टेप्स उठाए गए। Like first, पेट्रोल बचाने के लिए नेपाल गवर्नमेंट ने 2 पब्लिक हॉलीडेज, that is सैटरडे और संडे अनाउंस कर दिया है, which is good for the kids, I guess. और सेकंड, ऑफिस आवर्स 9:30 AM से लेके 5:30 PM तक कर दिया है, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज कर सके और अपने व्हीकल्स को नहीं निकाले। और फ्रेंड्स, ये सारे मेजर्स इसीलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि नेपाल को भनक पड़ चुकी है कि क्राइसिस आगे जाकर और खतरनाक हो सकता है। बट नेपाल जो अब यहाँ पर इतने परेशानियों से गुजर रहा है, हर जगह से पाइप जोड़ने की कोशिश कर रहा है, एक देश है जो इस वीक वल्नरेबल हालत का फायदा उठाना चाहिए। चाइना। यस, दैट कंट्री इज चाइना। सबको पता है। हालत में भी चाइना नेपाल को 3 अलग-अलग तरीकों से ये बहुत ही डिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहला तरीका, यूएस और नेपाल के टाइज को तोड़कर चाइना और नेपाल के टाइज को स्ट्रॉन्ग करना। यहां पर चाइना बेसिकली यूएस और नेपाल के बीच के एमसीसी ग्रांट में अपनी टांग अड़ा रहा है, सो दैट यूएस और नेपाल का रिश्ता टूट जाए और चाइना खुद सहारा बनके नेपाल को अपना कंधा दे दे। एमसीसी ग्रांट वो एग्रीमेंट है जिसके चलते नेपाल अपने डेवलपमेंटल एड के लिए यूएस पर डिपेंडेंट हो चुका है और चाइना उसी डिपेंडेंसी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिसके चलते यूएस ने नेपाल को वार्न तक कर दिया है कि अब वो एग्रीमेंट को रिव्यू करेगा। अब इसके बाद क्या, नेपाल को चाइना से दोस्ती थोड़ी कम कर लेनी चाहिए, राइट? वेल, बट असल में ऐसा हुआ ही नहीं, बल्कि रिसेंटली 25 से 27 मार्च को ही चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी काठमांडू जा रहे। यहां पर उन्होंने 10 एग्रीमेंट साइन करने की बात की है जो डायरेक्टली चाइना नेपाल के बंद रहे टाइज की तरफ इशारा कर रहे हैं। दूसरा तरीका, ट्रेड डिपेंडेंसी। 2017-18 से ही चाइना नेपाल का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। इनफैक्ट उसी साल नेपाल ने चाइना को $23 मिलियन का एक्सपोर्ट किया था, एंड उसके इंपोर्ट की बात करें तो इट वाज होल $1.5 बिलियन
बिलियन डॉलर्स। और ये नंबर साल प्रति साल बढ़ते ही चले जा रहे हैं, जो नेपाल का डिपेंडेंस ऑफ ट्रेड ऑन चाइना साफ साफ दर्शाता है। तीसरा तरीका जो चाइना इस्तेमाल कर रहा है वो है डेट। जून 3, 2020 को गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने चाइना के साथ $2.4 बिलियन के एग्रीमेंट साइन किए थे, which were on loan for this। और तो और 2019-20 में नेपाल का आउटस्टैंडिंग डेट ₹1.41 ट्रिलियन का था, जहां पर उन्हें डेट देने की लिस्ट में एक नाम चाइना का भी शामिल था। सो क्या फ्रेंड्स, ये सब कोई हिंट नहीं है कि चाइना ने जैसे धीरे धीरे करके पाकिस्तान और श्रीलंका को खुद पर डिपेंडेंट बनाया, क्या वैसे ही अब नेपाल के साथ भी करना चाह रहा है? और क्या इससे इन द फ्यूचर इंडिया के लिए कोई सिक्योरिटी चैलेंजेस खड़े हो सकते हैं? व्हाट डू यू गाइस थिंक? कमेंट डाउन बिलो एंड लेट अस नो। उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो देखकर आपको नेपाल के करंट सिचुएशन का आइडिया आ गया। तो यहीं पे ये वीडियो खत्म हो गया। आप लोग प्लीज बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बड़ी ही शॉकिंग वीडियो थी। जब मैंने इसका टाइटल पढ़ा तो मुझे तब तक शौक लग गया था यार कि नेपाल में भी ऐसा चल रहा है कुछ, क्योंकि मैं न्यूज देखता नहीं उतना, तो मुझे नहीं पता था। लेकिन हाँ यार, बहुत ही इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ भी आ चुके हो बहुत ज़्यादा। चाइना जिस कंट्री में हाथ डालता है वो उसको तबाही कर देता पूरी। श्रीलंका और पाकिस्तान के भी हालत बहुत ही बुरे हैं, वहाँ भी पेट्रोल प्राइस के बहुत ही ज़्यादा प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। वैसे नेपाल में भी, और जैसे लोन देता है वैसे अब जिससे तोड़ने की कोशिश करें कि यूएस के साथ टूट जाए नेपाल का रिलेशन और चाइना का ज़्यादा हो जाए। और सबसे ज़्यादा तो मुझे वहाँ पे लगा जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का हो चाइना के साथ यार, 23 मिलियन और वो $1.5 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है चाइना। तो चाइना का तो फायदा है, चाइना और भी ऐसे ही करेगा। और काफ़ी चीज़ों में यार टूरिज्म इंडस्ट्री खत्म हो गई, इससे काफ़ी लोग जॉबलेस हो गए। फिर दिखाया कि रेमिटेंस नहीं आ रहे, उससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। मतलब नेपाल में ये तकरीबन 1 साल से ये प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन वहाँ के जो वहाँ के वो मिनिस्टर थे वो बता रहे थे कि बहुत अच्छी ग्रोथ रेट है, 7% की ऊपर ही चली जाएगी ग्रोथ रेट। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व का होता है कि फॉरेक्स रिजर्व अगर कंट्री के कम हो गए तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत। नेपाल के बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं इस वक्त फॉरेक्स रिजर्व। लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि यार नेपाल भी इस क्राइसिस से बाहर निकल जाए धीरे धीरे, क्योंकि श्रीलंका वाला हाल यार उसके साथ ऐसा ना हो। हाई इंपोर्ट को तो वैसे भी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। गवर्नमेंट अब स्टेप लेना शुरू कर दिया है, जो अब लेना शुरू किया है उन्होंने। पहले ले लेते तो शायद इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया वहाँ पे। और फिर पेट्रोल प्राइस के रेट भी बढ़ चुके हैं, इंटरनेशनल मार्केट में वो बढ़ चुके हैं, तो इसलिए हो चुका है। लेकिन अब चलो गवर्नमेंट अब ध्यान दे रही तो हो सकता है धीरे धीरे कम हो जाएगा। और यार बाकी तो ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, इन्होंने बहुत ही अच्छा कैसे गौरव भाई ने समझाया और इनकी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ग्रेट रिप्लाई की इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी उम्मीद करते हैं कि नेपाल भी इस क्राइसिस से बाहर निकल जाए और जल्दी से उसकी भी इकोनॉमी ग्रो करने लगे। तो बाकी तो वीडियो बहुत ही कमाल की लगी। तो आप लोग प्लीज़ बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।